हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 में हमारे अतीत भाग 2। इसमें जो पहला भाग था, भाग 1 के अंतर्गत जितने भी चैप्टर थे वो पढ़ाए जा चुके थे, आप लोगों ने पढ़ भी लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसमें जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा भाग जो है, इसमें जो आपको पहला चैप्टर है आज उसको पढ़ेंगे। पहला चैप्टर क्या है कि बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। तो जैसे इसमें पहला चैप्टर है, तो पहले चैप्टर में देखो जो हमारी जो इमेज दी गई है, जो इसमें पिक्चर्स बनी हुई है, वो है कि 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज़। एक्चुअली होता क्या था कि जो व्यापारिक जहाज़ थे, जो डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज़ आते थे, वो सबसे पहले सूरत बंदरगाह की तरफ से ही आते थे। और बाद में क्या हुआ था कि धीरे धीरे 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा। तो इसमें देखो लिखा है कि इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। एक्चुअली उनके कहने का सेंस है कि ब्रिटेन में क्या हुआ था कि ब्रिटेन में इतनी ज़्यादा कंपनियां हो गई थी, कपड़े बनाने के कारखाने हो गए थे, तो इसलिए उसे ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा था। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और औपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। इसके बारे में हम अध्याय 2 में देख ही चुके हैं, जब हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा था और उसके व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया, इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके थे। तो आगे कि 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। इसके बारे में मैंने पहले भी काफ़ी डिस्कस किया था कि वो किस तरीके से यहाँ प्रोडक्ट खरीदती थी और अपने देश में ले जाके बेचती थी, जिसकी वजह से उसे काफ़ी प्रॉफिट मिलता था और इसे प्रॉफिट होने की वजह से उन्होंने देश को गुलाम बनाया था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा तो वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाज़ारों में आने लगा। इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह के असर पड़े, इस अध्याय में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। यानी कि जब 1750 के आसपास, यानी कि जैसे भारत में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और उसी युद्ध के बाद ही अंग्रेज़ों की पकड़ काफ़ी अच्छी हुई थी भारत पर। उनके जो एक नीति बनी थी कि हमें भारत पर कब्जा करना है और भारत पर शासन करना है। और भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसमें कई देश थे जैसे जावा, सुमात्रा और पेनांग, तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थीं। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा हैं। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ को जानना बड़ा मज़ेदार है। कहने का सेंस ये है कि जब 1750 के आसपास पूरी दुनिया में क्या था, भारत का कपड़ा बहुत ज़्यादा फेमस था और जो विदेशी कंपनियाँ आई थी वो करती क्या थी कि भारतीय कपड़ों को खरीदती थी और एक हिसाब से कह सकते हैं कि भारतीय कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे पूरी दुनिया में। और जो कंपनियां आई तो इन्होंने इनका जो है व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। वो भारत से क्या करती थी, भारत से कपड़े खरीदने लगी और अपने देशों में जाके, यानी यूरोपीय कंट्रियों में ले जाके बेचने लगी। और यहाँ से उनको प्रॉफिट क्या होता था कि यहाँ से कम दाम पे खरीद कर अपने कंट्रियों में, अपने महाद्वीप में ले जाके बेचती थी और बहुत महंगे दामों में बेचती थी। इस वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉफिट भी मिलता था। आगे अगला पॉइंट है कि शब्दों में इतिहास छिपा है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसूल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन यानी कि मलमल कहा करते थे। जल्द ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया और मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला।
इसके बारे में मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था क्लास में ही कि जो विदेशी आए थे यहाँ पे वो किस वजह से आए थे। उनके आने का जो सबसे मुख्य उद्देश्य था वो सबसे पहले मसालों के लिए आए थे, क्योंकि भारत के मसाले पूरी दुनिया में फेमस थे और उन्हीं मसालों के लिए ही वो सबसे पहले भारत में आए थे। तो फिर आगे क्या हुआ कि मसालों की तलाश में जब पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। यानी कहने का मतलब सबसे पहले कालीकट आए। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे, यानी वो कालीकट को जो है कैलिको कहते थे। बाद में इस तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। यानी कालीकट को पहले कैलिको बोला और उस जगह पे जो कपड़े यानी कि बाद में इसी तरह के जो कपड़े थे सूती कपड़े उनको भी कैलिको बोलने लगे। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाज़ारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। कहने का मतलब हमारा ये है कि ऐसा बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि जो भारतीय कपड़े थे वो यूरोपीय देशों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, उनकी लोकप्रियता बहुत थी और वो बहुत अच्छे दामों में भी बिकते थे। जैसे कि इसमें बात कर रहे हैं कि चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। जो कि पिक्चर्स ये है, देखो इसमें देखो कितनी बेहतरीन कारीगरी की गई है, कितनी अच्छी जो है कढ़ाई भी है। जैसे इसमें पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहाँ यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई। यानी कहने का मतलब भारत से गई और इंडोनेशिया में इसको काफ़ी अच्छे से प्रयोग भी किया जाने लगा और पसंद भी किया जाने लगा, जो कि वहाँ के परंपरा यानी वहाँ पे जो एक बुनाई थी, बुनाई परंपरा का एक हिस्सा भी बन गई। लोग इस बुनाई परंपरा को अपनाने लगे और ऐसी बुनाई करने लगे। अब आगे वही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला। थानों मीन्स जो कपड़े का जो गट्ठर होता है जिसमें कपड़ा होता है। यदि आप इसी बही के पन्नों को पलटते तो आपको पता चलता है कि उसमें सूती और रेशमी कपड़े की 98 किस्मों का जिक्र किया गया था। आप सोच सकते हैं कि उस समय जो भारतीय कपड़ा पूरे विश्व में कितना फेमस था कि जो ऑर्डर दिया गया था वो क्या था, 5,89,000 थान, यानी इतना बहुत ज़्यादा कपड़ा होता है। और उसमें सूती और रेशमी कपड़े की 98 किस्म यानी 98 तरह के जो सूती और रेशमी कपड़े थे। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। तो आप कल्पना कर सकते हो कि 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा, ठीक है, यानी 1 गज लगभग 3 फुट होता है और 20 गज आप इमेजिन कर सकते हो कि लगभग 60 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा थान होता था। और इस तरीके के 5,89,000 थान का ऑर्डर मिलता है जो उस समय के बही खाते, और ऐसे बहुत से बही खाते रहे होंगे जो कि नहीं मिले। तो अब आगे देखते हैं। अब हम आपको एक बही का जो एक सैंपल दिखाते हैं जो कि इस बुक में दिया हुआ है। जैसे ये जो है ये बही है, इसमें देखो क्या लिखा है, गौर से देखें कि बही में किस तरह एक एक चीज़ की कीमत लंदन में ही तय कर दी गई थी। ये सामान मंगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे, क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने, ज़रूरी कपड़े बनवाने और उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय तो लग ही जाता था, क्योंकि पता है उस समय इतना ज़्यादा जो है परिवहन के साधन अच्छे नहीं थे, तो ये सब चीज़ें दिक्कत आती थी। तो इसलिए लगभग 2 साल पहले ही हमको ऑर्डर दिया जाता था और उसके बाद जो भी लगता था वो होता था। जब कपड़े के थान लंदन पहुंच जाते थे तो उन्हें नीलामी के जरिए बेच दिया जाता था। कहने का मतलब है कि पहले उनको ऑर्डर दिया जाता था, जब वो वहाँ पहुँच जाते थे तो वहाँ पे नीलामी होती थी और उनका एक रेट तय किया जाता था कि जो सबसे ज़्यादा रेट लगाएगा उसी को थान दिया जाएगा, फिर वो बेचेगा जाके। देखो उसका एक सैंपल भी दिया कि इस तरीके से बही होती थी, उसमें हिसाब लगा रहता था कि ये हाँ इसका रेट तय किया जाता था, किसको क्या है वो सब उसके बारे में डिटेल होती थी। अब आइए इस बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखें। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें ये व्यापारी सिंच, कोसा और बंडाना कहते थे। अभी इसके पहले भी मैंने एक शब्द पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पीस गुड्स, यानी कि जो थान होता था उसे पीस गुड्स बोलते थे वहाँ के व्यापारी। तो आप जानते हैं कि अंग्रेजी का सिंट शब्द कहाँ से आया। आप इमेजिन करिए कि जो सिंट शब्द है ये कहाँ से आया होगा। तो यह जो हिंदी के छींट शब्द से निकला है। जैसे लोग हमारे यहाँ बेसिक सा लोग यूज करते हैं कि छींट का कपड़ा, यानी छींट तार जो है उसमें छपाई जो होती है, तो लोग बोलते भी हैं गांव में कि छींट का जो है यानी बिल्कुल उसमें रंगीन फूल पत्तियाँ से है होता है ना कि छपा होता है यानी कपड़े। तो हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल पत्तियों वाले और छोटे छापे के कपड़े को कहा जाता है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार
भारतीय सूती कपड़ों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। ये उस समय की बात है, यानी 17वीं शताब्दी की, कि भारतीय कपड़ों की कितनी ज़्यादा डिमांड थी यूरोपीय देशों में। आकर्षक फूल पत्तियों, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़ों का एक अलग ही रुतबा था। यानी कहने का मतलब कि भारतीय कपड़े अच्छे भी थे, आकर्षक भी थे, और वहाँ के मुताबिक वहाँ की तुलना में देखा जाए तो यूरोपीय कंट्रियों या अन्य देशों की तुलना में देखा जाए तो रेट भी बहुत कम था। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों के बने परिधान पहनती थी। आप सोचो कि जो भारतीय कपड़े थे इतने ज़्यादा फेमस थे कि वहाँ की जो महारानी थी, इंग्लैंड की जो महारानी थी, वो भी भारतीय कपड़ों को ही पहनती थी। अब इसके बाद बात करते हैं बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर मुड़ाने वाले चटक रंग के गुलबंद। हम देख रहे थे बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता था। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसे बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता था। बही में कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया। यानी हम समझ सकते थे कि कुछ कपड़ों की ऐसी किस्म थी, उन किस्मों के नाम कैसे रख दिए गए कि मतलब जिस जगह के थे या जिस स्थान से रिलेटेड थे उसी स्थान से उसी के हिसाब से उनके नाम रख दिए गए थे। जैसे कासिम बाज़ार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि। इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। तो आज जो है आज हम यहीं तक पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश आप लोग फिर से एक बार पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जो भी आपको डाउट हो, जो भी आपके क्वेश्चन हो तो आप मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।